हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू मैराथन क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम 20 तारीख को है। इसको देखते हुए आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लाई गई है, जिसमें मुकम्मल उर्दू पेडागोजी के सलेबस को, हर एक पॉइंट को, हर एक यूनिट को डिटेल से समझाया गया है। एक बार आप इस वीडियो को पूरी देख करके ज़रूर जाइएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी मदद मिलेगी। इसी के साथ सीटेट के अलावा आपका अगर कोई किसी भी टेट में अगर पेडागोजी पूछी जाती है तो उसमें भी ये वीडियो पूरी हेल्प करेगी। उर्दू के साथ साथ आपकी दूसरी ज़ुबान चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो पेडागोजी का सिलेबस है सबका एक है, सेम है। तो चलिए, आज की क्लास थोड़ा लंबी होगी, हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुन करके जाइएगा। इंशाल्लाह 15 नंबर की जो पेडागोजी होती है उसमें से 13-14 नंबर आप ला सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। मकसद ये है कि आप जो है 30 का 30 नंबर ला सकें। इसमें आपको मालूम है पेडागोजी के 15 नंबर आते हैं। इसको देख करके दूसरी ज़ुबान में भी आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और इसी के साथ आपके लिए एक क्लास ऐसी भी लाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कैसे आप फ़िक़रात को, यानी जो 15 नंबर का आपका आता है पैराग्राफ, उसमें से सवाल बनाए जाते हैं, उसको किस तरह से आप हल करेंगे। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि उसको किस तरह से जल्दी से हल कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल बना हुआ आपके लिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैराथन क्लास है, थोड़ा लंबी चलेगी। आपका जो भी ग्रुप है, चाहे बीएड का हो, डीएलएड का हो, उसमें आप शेयर कर दें, ताकि आखिरी वक्त में इसको आपके साथी देख करके उर्दू पेडागोजी में अच्छा नंबर ला सकें और उनका सीटेट क्लियर हो सके। ठीक है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ुबान, जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा। अब एक आता है कि ज़ुबान क्या है। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। ज़ुबान ये जो है कम्युनिकेशन के लिए उर्दू में एक लफ्ज़ आता है इबलाग। इबलाग का या मुआसलात का या तरसील का एक ज़रिया क्या है, आपकी ज़ुबान है। ठीक है, ज़ुबान के ज़रिए हम अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को का इजहार करते हैं दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। समझ में आ गया ज़ुबान क्या चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ज़ुबान की अलग अलग शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। एक आपकी जो है ओरल ज़ुबान होती है, यानी जो लिखी नहीं होती है, जैसे हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ओरल है। जिसको आप कहते हैं गैर नविश्ता, जो लिखी हुई नहीं होती। एक होती है इशारों की ज़ुबान, जैसे आप बच्चों से कहते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, खामोश हो जाओ। ठीक है, आप कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जाओ, ये क्या हुआ, इशारों की ज़ुबान। ये सब ज़ुबान की शक्लें हैं। इसमें साउंड नहीं पाया जाता। इम्तिहान में इस तरह पूछा जा सकता है कि शक्ल में साउंड नहीं, इशारा करेंगे तो साउंड नहीं, यानी आवाज़ नहीं पाई जाएगी। इसी की तरह अलामतों की ज़ुबान। आपने देखा है कहीं कहीं अलामत बनी रहती है। ठीक है, आप रेड लाइट पे देखेंगे, कोई ऐसी ग्रीन लाइट जलती, यानी आप गाड़ी ले जा सकते हैं, रेड लाइट है, नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कोई एक अलामत बनी रहती है। आप देखेंगे इस तरह का एरो बना रहेगा कि यहाँ इस रोड पे जाने के लिए यहाँ से आप मुड़ें। वो क्या है, अलामतों यानी सैम्बल की ज़ुबान। ठीक है, इसमें और एक ज़ुबान क्या होती है जो लिखित होती है, यानी रिटन फॉर्म में होती है। ठीक है, एक सवाल इस तरह से आता है कि
कौन सी ज़ुबान मेयारी होगी, यानी स्पोकन बोली जाए या लिखित में। हमेशा आप लिखित की तरफ जाइएगा। जो भी चीज़ लिख दी जाती है वो पुख्ता हो जाती है, उससे आदमी यानी मुखर नहीं सकता है, हट नहीं सकता। आप देखेंगे जो भी वर्डिक्ट आपके कोर्ट के आते हैं कैसे लिखित में रहते हैं ना, तो लिखित की ज़ुबान यानी जो लिखी हुई ज़ुबान होती है वो सबसे मेयारी समझी जाती है। इस तरह से सवालात आपके आ सकते हैं। आगे चलते हैं। ज़ुबान के अक़साम, ठीक है, ज़ुबान के अक़साम। अब देखिए 3 तरह की ज़ुबानें पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी मादरी ज़ुबान। मादरी ज़ुबान जिसको आप अपने घर में अपने माँ से, अपने पड़ोस से, एनवायरनमेंट से सीख के आते हैं, वो आपकी मादरी ज़ुबान होती है। ज़ुबान जो है आपकी कोई भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। जो आप घर से सीख के आएंगे वो आपकी मादरी ज़ुबान कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। मादरी ज़ुबान के साथ साथ एक ज़ुबान आपकी होती है कौमी ज़ुबान। सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, कौमी ज़ुबान यानी नेशनल ज़ुबान हिंदुस्तान में कोई है कि नहीं है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि हिंदुस्तान में कोई कौमी यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है हिंदुस्तान में अभी तक। ठीक है, कोई नहीं है। ठीक। तीसरी बात, एक होती है आपकी रस्मी ज़ुबान। इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी में कहते हैं राजभाषा। रस्मी ज़ुबान राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। पूछा जा सकता है, इसको आप जहन में रखिएगा, हिंदी है। ठीक है। अब हमारी जो रस्मी ज़ुबान है उसके बारे में बात कहाँ से कहाँ तक की गई है। आप अगर अपना आइन उठाएंगे, आर्टिकल 343 ए से 351 तक रस्मी ज़ुबान की बात की गई है। ठीक है। अब एक चीज़ है, पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान आपकी क्या है। क्या पूछा जाएगा, अंग्रेज़ी ज़ुबान आपकी क्या है। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो आपकी है ये ऑफिशियल जो आपकी रस्मी ज़ुबान की मुआविन है। क्या है, रस्मी ज़ुबान की मुआविन ज़ुबान आपकी क्या है, अंग्रेज़ी ज़ुबान। अंग्रेज़ी ज़ुबान को आप सही लगाइएगा। ठीक है। एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं, उर्दू आपके आइन में किस शेड्यूल में है। आप कहेंगे जो आपका 8वां शेड्यूल है, क्या, 8वें शेड्यूल में कितनी ज़ुबानें हैं, 22। इस चीज़ को या ये सब फैक्ट आप जहन में रख के जाइएगा। 22 ज़ुबानें हैं। 22 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान आपकी उर्दू भी है। क्या है, उर्दू भी है। एक चीज़ पूछा जा सकता है कि इंग्लिश आपकी 22 ज़ुबानों में से है कि नहीं। इंग्लिश उसमें दाखिल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है रस्मी ज़ुबान की मुआविन है। एक एक्ट आया था ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1933 में, उसमें ये कहा गया था कि हिंदी आपकी रस्मी ज़ुबान और आपकी इंग्लिश क्या होगी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आपकी मुआविन रस्मी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है सहलिसानी फार्मूला, आपने पढ़ रखा होगा। इसमें कहा गया था एक कोठारी कमीशन 1964-66 में जो आया था उसके तहत लाया गया था। इसमें कहा गया था कि आपको मालूम है एक जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट 9 है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट उसके अलावा सारे हैं। ठीक है। उसमें कहा गया था पहली ज़ुबान जहाँ हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग यानी हिंदी बोलने वाले जहाँ हैं वो क्या है, पहली क्या, मादरी ज़ुबान पढ़ेंगे, मादरी ज़ुबान। दूसरी ज़ुबान क्या पढ़ेंगे, दूसरी उनकी होगी अंग्रेज़ी या हिंदी। ठीक है।
तीसरी क्या है, जो 22 ज़ुबानें आपकी हैं 8वीं शेड्यूल में, यानी मॉडर्न यानी जदीद इंडियन ज़ुबान में से जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में से कोई एक ज़ुबान, यानी 3 ज़ुबान पढ़ेगा बच्चा मैट्रिक लेवल पर यानी हाई स्कूल तक। नॉन हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी वाले में पहला क्या पढ़ेगा, अपनी मादरी ज़ुबान या अपनी इलाकाई ज़ुबान। ठीक है, मादरी ज़ुबान पढ़ेगा या इलाकाई ज़ुबान पढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश। अंग्रेजी। तीसरी क्या होगी, मॉडर्न यानी जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में से कोई एक। इसलिए हम देखेंगे हम लोग अक्सर क्या है, मैट्रिक तक 3 ज़ुबान पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ उर्दू भी लेते हैं। कुछ लोग उर्दू की जगह संस्कृत लेते हैं। ठीक है, बस इसमें पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन के तहत लाया गया था, 3 ज़ुबान मैट्रिक तक पढ़नी होती। आगे चलते हैं। अब एक लफ्ज़ आप पढ़े होंगे, आप सिलेबस देखे होंगे, एक लफ्ज़ आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है हुसूल याबी। दूसरा आता है लर्निंग। अब हम देखेंगे एक्विजिशन और लर्निंग में फ़र्क क्या है। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई ऐसी ज़ुबान जिसको आप बिला किसी कायदा, बिला किसी ग्रामर पढ़े हुए हासिल कर लें, वो क्या होगा, एक्विजिशन यानी हुसूलियाबी ज़ुबान। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस यानी बेखबरी में, ख़ास तौर पे आपकी जो मादरी ज़ुबान है, आपके घर में चाहे उर्दू बोली जाए, पंजाबी बोली जाए, हिंदी बोली जाए, आप उसको बगैर ग्रामर पढ़े हुए बोलना शुरू कर देते हैं। वो क्या है, वो आपने अक्वायर किया है, यानी उसको हासिल किया है, ना कि उसको सीखा है। ठीक है, बेखबरी में आपने हासिल कर लिया। ये फितरी तौर पे दूसरे कि माहौल में आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, आपने सीख लिया, उसको क्या कहेंगे, हुसूलियाबी। ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। अनकॉन्शियस माइंड से, बगैर स्ट्रक्चर के, फितरी तौर पे, माहौल से सीख लेते हैं, किसको, अक्वायर यानी हासिल की हुई ज़ुबान होती है। ये क्या होती है, अक्सर आपकी मादरी ज़ुबान होती है। चलें आगे। एक होता है लर्निंग, जिसके लिए आपके लिए इक्तिसाब आएगा या आमोजिश। ठीक है, लर्निंग के लिए क्या होता है, जब आप पहली ज़ुबान सीख के स्कूल जाते हैं तो किसी दूसरी ज़ुबान का पहले उसका ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर के बाद उसका सरफनो सीखते हैं, फिर उसके सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सीखते हैं। उसके लिए एक एनवायरनमेंट मिलता है यानी स्कूल, और वहाँ टीचर आपके लिए मुहैया कराया जाता है, तो आपको ज़ुबान सिखाता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो आप ग्रामर यानी कायदा, नहू, सर्फ, उसके लिए क्या होता है, उस्ताद, इन सब की ज़रूरत पड़ती। तब क्या करते हैं, कोई चीज़ आप सीखते हैं। जैसे आपने अंग्रेज़ी सीखी, आपके यहाँ अंग्रेज़ी तो बोली नहीं जाती, आप वहाँ जाकर स्कूल में आपने अंग्रेज़ी सीखी या हिंदी सीखी, तो क्या हुआ, वो लर्निंग यानी आमोजिश हुई। उम्मीद है कि लर्निंग और एक्विजिशन के फ़र्क को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों की थ्योरी भी पूछी जाती है, जिसमें से जीन पियाजे चाचा हैं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं उकूफ़ी नशोनुमा को ज़्यादा अहमियत दी है। वो कहते हैं बच्चा जो ज़ुबान सीखता है, पहले क्या है, उकूफ़ी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उकूफ़ी नशोनुमा पहले आता है, फिर उसके साथ साथ फिर उसकी मदद से बच्चा क्या है, ज़ुबान सीखता है। क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने की है, यानी उकूफ़ी नशोनुमा की जीन पियाजे ने की है। जीन पियाजे ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी बच्चा जब 3 साल से 6 साल या 7 साल तक जो अपने से बातें करता है। जैसे आप देखेंगे 3 साल का बच्चा कोई खिलौना खेलता है, अरे
एक एक कहाँ गया है, इसको लेकर आओ, ऐसे लाओ, जो आपस में अपने आप से बात करता है उसको क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी अहम, यानी गोया कि वो अनायत में भरा हुआ है। ठीक है, एगोसेंट्रिक स्पीच सेल्फ सेंटर्ड, यानी सेल्फ यानी बजाते खुद, सेंटर यानी मरकजियत, बजाते खुद मरकजियत में है, यानी मरकज में है, खुद अपने आप को सब कुछ समझता है। कौन कह रहे हैं, जीन पियाजे कहते हैं। ईगोसेंट्रिक यानी उसके अंदर अनायत पाई जाती है, अनायत यानी अपने आप को सब कुछ समझता है, वो सोचता है जो कुछ हम सोच रहे हैं यही सही है। ठीक है, और जो कुछ वो बोलता है उसको अनायत से मुनहसिर, यानी अनायत से मुताल्लिक उसको गुफ्तगू कहते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग, कलेक्टिव यानी मजमूई, कलेक्टिव की मतलब होता है इज्तिमाई, मोनोलॉग यानी एक जिहती, इसका भी कंसेप्ट मोनो मतलब एक, देखिए एक रूट वर्ड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जो अपने आप से बात करता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत जीन पियाजे ने नहीं दी है। अब हम जीन पियाजे की 2 स्टेज को देख लेते हैं। आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में सारे स्टेज को पढ़ा होगा। एक होता है सेंसरी मोटर, इसको हम क्या कहते हैं, सेंस का मतलब होता है हिस्सी, और मोटर का मतलब होता है हाराकी। ये क्या है, 0 से 2 साल। इसमें क्या है, बच्चा इशारे की ज़ुबान समझता है। ठीक है, उसको भूख लगती है तो क्या है, उसको वो सैम्बल यूज़ करता, भूख लगती है तो रोने लगता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इब्तदाई तजर्बात का मरहला। तजर्बात का मरहला ये क्या है, 3 से 6 साल या 7 साल तक। ठीक है, या 2 से, कहीं कहीं आप देखेंगे 2 से 6 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसी में बच्चा क्या होता है, वो सब चीज़ें पाई जाती है, यानी कलेक्टिव मोनोलॉग पाया जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, एगोसेंट्रिक स्पीच उसमें आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वाइगॉट्स्की को हम देख लेते हैं। देखिए वाइगॉट्स्की जो है, इनका क्या नज़रिया है, ये कहते हैं कि ज़ुबान एक ज़रिया यानी टूल के तौर पे, टूल का काम करता है कॉग्निटिव यानी उकूफ़ी नशोनुमा के लिए। ठीक है, इन्होंने 3 तरह की स्पीच, देखिए इन्होंने किसको अहमियत दी है, मुआशरे को। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, मुआशरा अगर आ गया तो आप किसके तरफ जाइएगा, वाइगॉट्स्की की तरफ। ठीक है, कल्चर यानी अगर कहीं तहजीब की बात आ गई, ठीक है, कल्चर की बात आ गई, तो किसके तरफ आप जाएंगे, वाइगॉट्स्की की तरफ। इन्होंने सोशल स्पीच की बात की है, जो बच्चा 2 साल तक जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, मुआशरे, यानी उन्होंने क्या कहा है, इसको सोशल स्पीच यानी 2 साल तक होती है। प्राइवेट स्पीच यानी जो खुद से बोल कर बातें करता है 3 से 6 साल तक, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत किसने दी है, वाइगॉट्स्की ने दी है। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच यानी 6 साल के बाद 7 साल का, जब वो साइलेंट यानी खामोश हो करके और इनर अपने अंदर बातें करता है, सोचता है, उसको क्या कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। यही प्राइवेट स्पीच यानी ज़ाती गुफ्तगू, जिसको उन्होंने एगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, इन्होंने ज़ाती गुफ्तगू, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। किसने दी है, वाइगॉट्स्की ने। अब हम चॉम्स्की की तरफ आ जाते हैं। चॉम्स्की से भी सवालात बनते हैं। ये क्या है, नेटिविस्ट हैं। क्या है, नेटिविस्ट यानी कौम परस्त हैं। हेरिडिटी यानी तवारुस को इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, यानी बच्चा वरासत
से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आगे क्या है, इन्होंने इनेट एबिलिटी यानी फितरी सलाहियत की बात की है। किसकी की है? फितरी। वो कहते हैं बच्चा जुबान सीखने की फितरी सलाहियत लेकर के पैदा होता है, ठीक है, उसको सिर्फ माहौल चाहिए, वो इनेट एबिलिटी पाई जाती है यानी फितरी सलाहियत पाई जाती है। आगे क्या है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है, एक डिवाइस, एक आला पाया जाता है। हालांकि आप सर्च करेंगे तो पाएंगे, लेकिन इनकी थ्योरी है LALAD, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ज़ुबान को हासिल करने के आलात, ज़ुबान को हासिल करने के आलात। वो कहते हैं बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है जिससे वो ज़ुबान माहौल पा करके खुद ही ज़ुबान सीख लेता है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। यूनिवर्सल यानी उन्होंने यूनिवर्सल यानी पूरे दुनिया, पूरे जहान का उन्होंने ग्रामर की बात की है कि बच्चा जो है खुद ही ग्रामर सीख लेता है। अगर लड़का है तो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, लड़की है तो कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं, इस तरह से नहीं बोले। वो कहते हैं वो खुद ही समझ लेता है। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर यानी एक ऐसा आम कायदे की बात किसने की है, ग्रामर यानी कायदे की बात किसने की है, किसने की है? ए चॉम्स्की ने की है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब चीज़, ये सब पॉइंट अगर आप जहन में रख के जाएंगे तो आपका इसी से मुतालिक आपके सवालात बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस आपका लिमिटेड है। अब है टीचिंग। अब हम सबसे पहले देखेंगे टीचिंग यानी तदरीस किसको कहते हैं। देखिए, एक ज़्यादा जानकार आदमी कम जानकार को नॉलेज यानी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाता है। इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तदरीस यानी टीचिंग कहते हैं, ठीक है। समझ गए इसकी तारीफ। हम आगे चलते हैं। अब तदरीस के बारे में कहते हैं बाइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा है टीचिंग यानी तदरीस के दो पोल होते हैं। तदरीस के कै पोल होते हैं? दो पोल। एक है टीचर यानी उस्ताद, दूसरा क्या होगा? आमोज़गार यानी तालिब इल्म। ये किसने बात की है? ये बात की है एडम ने। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। बाइपोलर यानी दो पोलर के लिए लिख के आ सकता है कुतुबी। प्रोसेस ऑफ टीचिंग की बात किसने की है? एडम ने की है। एक उस्ताद होगा, एक आमोज़गार होगा। आगे क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस यानी तीन आयाम, तीन कुतुब होंगे, ट्राइपोलर। आगे हो गया मुअल्लिम यानी उस्ताद, एक हो गया आमोज़गार, और एक क्या हो गया आपका? मवाद, निसाब। ठीक है, ये सब चीज़ क्या होगी? तीसरे पोलर में। उस्ताद बच्चों को पढ़ाएगा किसके ज़रिए? कोई एक मटेरियल होगा, कोई एक सिलेबस होगा, कोई एक करिकुलम होगा, ठीक है, तो जिसको आप विषय वस्तु भी कहते हैं। इसकी बात किसने की है? इसकी बात अमेरिकन फ़लसफ़ी, जिसका नाम आपने सुना होगा, जॉन डीवी कहते हैं। जॉन डीवी ने क्या दिया है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे को सेंटर में रख करके हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको उनकी ज़िंदगी से जोड़ कर पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। आगे चलते हैं। ज़ुबान के तदरीस के कुछ अहम उसूल हम देख लेते हैं। आमदगी का उसूल, मतलब आप बच्चे को पढ़ाने जाएंगे, पढ़ाने से पहले ऐसा माहौल बनाएंगे, यानी उनको कुछ कहानी सुनाएंगे, कोई जोक छोड़ देंगे, कोई चुटकुला सुनाएंगे, कोई तस्वीर दिखाएंगे, ताकि बच्चा पढ़ने के लिए आमादा हो जाए, ठीक है। ये क्या है? आमदगी का उसूल हो गया।
और इसी के लिए तहरीक तरगीब यानी मोटिवेशन, हौसला अफजाई करेंगे। कोई आपने कुछ पढ़ाया, छोटा सा पूछा, आपने कहा शाबाश, यानी उसकी हौसला अफजाई की ताकि बच्चा बोले और सीख सके। तलबा की सरगर्मी यानी ऐसी एक्टिविटी क्लास में कराएंगे कि बच्चा करके सीखे। ठीक है, हमेशा आप उसी ऑप्शन की तरफ जाइएगा जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा शामिल होगा। ठीक है, फितरत का उसूल आपको मालूम है, पहले बच्चे को बोलना सिखाते हैं, उसके पहले सुनना फिर बोलना, LSR, उसके बाद क्या होता है रीडिंग यानी पढ़ना, उसके बाद आखिर में लिखना, यानी फितरत का उसूल है। आगे क्या है इंतखाब का उसूल, इसके बारे में इससे सवालात आते हैं। दो तरीक़ा आपने पढ़ा होगा, एक इस्तक़राई तरीक़ा, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड दूसरा क्या है इस्तखराजी यानी डिडक्टिव। ठीक है, इस्तक़राई आप याद रखिएगा, इंडक्टिव के लिए इस्तक़राई होता है और डिडक्टिव के लिए इस्तखराजी तरीक़ा होता है। हम छोटी जमात में अक्सर इसको इख्तियार करते हैं, इस्तक़राई तरीक़ा को। अब इस्तक़राई तरीक़ा है क्या, इसको आप समझ लीजिए। जैसे हम क्लास में खड़े हुए पढ़ाने के लिए हमें बताना है कि इस्म किसको कहते हैं, क्या कहते हैं इस्म किसको कहते हैं। हमने एक बच्चे से कहा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा खालिद। एक बच्ची से कहा तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा ज़ैनब। फिर हमने कहा कि हम कहाँ हैं, किसी ने कहा कि हम दिल्ली में हैं। अब फिर पूछा गया कि आप जो है ये क्या है, उसने कहा कुर्सी। फिर कहा ये क्या है, ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया, उसने कहा ब्लैक बोर्ड, तख्ता स्याह। फिर ये सब कह करके फिर उस्ताद ने बताया कि किसी शख्स, किसी जगह और उसी के साथ किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। यही क्या हुआ आपका इस्तक़राई तरीक़ा यानी एग्ज़ाम्पल टू रूल। पहले हम मिसाल देंगे, उसके बाद कायदा बयान करेंगे। इस्तख़राजी में क्या है, पहले हम जैसे पढ़ते आए हैं, पहले हम उसका कायदा पढ़ेंगे, आखिर में उसकी मिसालें पढ़ते हैं। उसको क्या कहते हैं इस्तख़राजी यानी डिडक्टिव मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे क्या है ज़िंदगी से मरबूत करने का उसूल। जाहिर सी बात है आप जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो बच्चे के लाइफ से वो चीज़ जुड़ा हुआ हो। जो भी टॉपिक आपके उर्दू सब्जेक्ट में, उर्दू के आपके सबक में रहेगा, वो बच्चा आसपास उसको देख रहा हो। ठीक, इसीलिए जो सिलेबस बनाया जाता है, NCERT ने जो किताबें मुतय्यन की है, एक मियारी किताब होती है, उसमें जो भी लेसन पाए जाते हैं, चाहे नज़्म के हों, नस्र के हों, ड्रामा के हो, मुकालमा के हो, सब बच्चे के आसपास यानी उसके ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे क्या है इनफरादी इख्तिलाफ़ात। आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको हमको याद रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब दो ट्विन यानी दो जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हो जाएं, दोनों की दिलचस्पी, दोनों के सीखने के तरीके, दोनों के सीखने की स्टाइल अलग होगी। ठीक है, इसलिए हम क्लास में सबके लिए टीचिंग का एक ही मेथड, एक ही ट्रिक, एक ही तरीका, एक ही हिकमत अमली को इख्तियार नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा देख करके सुनना पसंद करता है, सीखना पसंद करता है, कोई बच्चा सुन करके सीखना पसंद करता है, कोई बच्चा ऑडियो विजुअल दोनों करके जो है सीखना पसंद करता है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग दिलचस्पी, अलग इख्तलाफ पाया जाएगा, इसको हमें जहन में रखना है। ठीक है, आगे क्या है जमहूरियत का उसूल। जमहूरियत यानी जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब अब हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब सरकार के ख़िलाफ़ हर एक शख्स को आवाज़ उठाने का हक़ है। इसी तरह क्लास भी जमहूरी हो, मतलब क्लास में सिर्फ टीचर ही ना बोले, बल्कि कहीं गलत है, कहीं ना समझ में आए तो बच्चे को इख्तियार हो कि खड़ा होकर के पूछ सके। जमहूरियत का उसूल इसको कहते हैं। आगे चलते हैं इयादा का उसूल। इयादा का उसूल यह है कि आप जो भी पढ़ाएं अपने
आप जो भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आखिर में उसका रिवीज़न करा दें, इआदा करा दें, ठीक है। ये भी एक जो है प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, ताकि जो कुछ पढ़ा है 30 घंटे में उसका इआदा हो जाए। जैसे हमने अभी तक आपको 31-32 क्लास में जो पढ़ाया है, सारा निचोड़ ला करके एक क्लास एक मैराथन में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो भी पेडागोजी आए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को मेरे कहने से शेयर कर दें, तो अपने ग्रुप में भेज दें, जो भी बीएड का हो, डीएलएड का हो, उसमें आप शेयर कर दें, ठीक है। और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं, इआदा का उसूल आप समझ गए, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे तरीक़े हैं मालूम से नामालूम की तरफ, वही क्या है आपका, मैंने बताया था ना क्या, कौन सा तरीका, इंडक्टिव मेथड। अभी अभी देखिए पीछे गया है, देखिए ये है, यानी इस्तिक़राई तरीक़ा, इस्तिक़राई तरीक़ा, ठीक है। ये क्या है, मालूम, जाहिर सी बात है, आपने पहले मिसाल दी, सबको मालूम है, उससे नामालूम यानी कायदे की तरफ ये तरीक़ा सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इस्तिक़राई तरीक़ा यानी इंडक्टिव मेथड ये कहलाता है। आगे क्या है आपका, आसान से मुश्किल। आप जो भी पढ़ाएंगे पहले आसान आसान चीज़, स्टेप बाय स्टेप आप उसका डिफ़िकल्टी लेवल, मुश्किल का लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। यही तरीक़ा आपका इंडक्टिव यानी आपका इस्तिक़राई तरीक़ा माना जाता है। आगे क्या है, सादा से पेचीदा की तरफ। पहले आसान चीज़ को समझाएंगे, देखेंगे आपकी जो किताब बनी हुई है, पहले आसान आसान लफ्ज़, आसान आसान, पहले अलिफ बा जीम था, उसके बाद धीरे धीरे उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो सादा से पेचीदा की तरफ हम बच्चे को सिखाएंगे। आगे क्या है, ठोस से मुजर्रद। ठोस क्या होता है, जिसको आप अपने हवासे खमसे ज़ाहिरा से देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहले उसकी मिसालें देंगे, फिर ऐसी मिसालें देंगे जिसको बच्चा महसूस करता, ठीक है। जैसे कहते हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, वही है ठोस से मुजर्रद की तरफ। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। गैर मुतय्यन गैर वाज़ेह तसव्वुरात, ऐसा नज़रिया तसव्वुरात गैर से मुतय्यन वाज़ेह तसव्वुरात की तरफ, ठीक है। कोई एक जो वाज़ेह नहीं है उससे आप वाज़ेह की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये भी एक तरीक़ा है। ख़ास से आम की तरफ, जैसे हमने बताया तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा खालिद, उसने कहा ज़ैनब। ये क्या है, एक ख़ास किसी का नाम है, सबका नाम तो खालिद हो नहीं सकता, सबका नाम तो ज़ैनब नहीं हो सकता। जो पार्टिकुलर किसी की मिसाल है वो क्या है, ख़ास है। आम क्या है, कायदा, जैसे हम का इसको इस्म कहते हैं, आम है। ये क्या है, ये भी इस्तिक़राई तरीक़ा माना जाएगा। अब तदरीस के तरीक़ेकार कुछ होते हैं, खेल खेल का तरीका, यानी बच्चों को जो भी चीज़ आप सिखाएं खेल खेल के ज़रिए सिखाएं, ताकि बच्चा बोर ना हो। कहानी सुनाने का तरीका आपको मालूम है, कोई सबक पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उसकी कहानी सुना दें, बच्चा कहानी दिलचस्पी से सुनता है। सवाल और जवाब का तरीका, आप कोई सवाल पूछें, बच्चा उसका जवाब दे, ठीक है। अगर थोड़ा सा अटक रहा हो तो उसमें थोड़ा सा हौसला अफजाई करें। लेक्चर या तकरीर मेथड, इसमें क्या होता है, बच्चा बिल्कुल पैसिव होता है, यानी बिल्कुल चुपचाप होकर सुनता है, टीचर आकर लेक्चर देता है। ये तरीक़ा ऊपर की जमात में यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा माना जाता है। अदाकारी ड्रामाई तरीका, ये तरीका सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक रोल को जब बच्चा अदा करेगा तो उसके अंदर जितनी स्किल है, यानी बोलने की, समझने की, सुनने की, ये सब सारी स्किल जो है उसका डेवलप होगा, उसकी नशोनुमा होगी। तजर्बा और मुशाहदा का तरीक़ा, यानी बच्चे को इधर उधर ले जाकर के, जैसे फील्ड ट्रिप पे हम ले गए, उनको म्यूज़ियम में लेकर दिखा दिए, उनको चिड़ियाघर में जाकर दिखाए, फिर उस चीज़ के बारे में समझाएं, ठीक है। जैसे आपके उसमें कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चैप्टर है, कोई जैसे मान लो चिड़िया और कोई इस तरह सा कोई जानवर के बारे में, कोई आप जा कर के उसको चिड़ियाघर में दिखा दिए। ये क्या है, तजर्बा और मुशाहदा का तरीका। इसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है, लेकिन एक ही टाइम लगता है। मंसूबाई तरीक़ा, मंसूबाई तरीक़ा ये होता है, आप किसी चीज़ के बारे में पहले प्लान करेंगे, ठीक है। अब प्लान करने के लिए पहले मकसद एक मुतय्यन करेंगे, किसी मकसद क्या है, मकसद के बाद एक मंसूबा बनाएंगे, मंसूबा बना करके क्या करेंगे, मालूमात को इकट्ठा करेंगे, मालूमात को इकट्ठा करके आखिर में क्या होता है, नतीजा निकालते हैं।
बहस व मुबाहसा यानी कोई टॉपिक दे देंगे, अलग अलग बच्चों का ग्रुप बना देंगे, उस टॉपिक में बच्चे बहस करेंगे। ठीक है, जब बहस व मुबाहसा करते हैं तो इससे क्या होता है, उनके अंदर की छिपी हुई सलाहियत बाहर निकल के आती है और बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। कवायद तर्जमे का तरीका आपको पता है, जैसे हम लोग पहले उर्दू ज़ुबान सीख लिए, उसके बाद इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या यही तरीका कवायद और तर्जमे के तरीके से सीखते हैं। मतलब अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखते हैं, उसके माना हम उर्दू या हिंदी में लिखते हैं, उसका तर्जमा उर्दू हिंदी में करते हैं। यही कवायद और तर्जमे का तरीका हुआ। बराह रास्त तरीका हुआ है कि जो भी ज़ुबान आप सीख रहे हैं उस ज़ुबान को उसी ज़ुबान में समझें। इसके लिए जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश को आप सीखना का है, जिसने कहा जैसे कहा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल की जगह आप एप्पल माने सेब ना बताएं, बल्कि एप्पल यानी सेब की तस्वीर दिखा दें। क्या है, डायरेक्ट मेथड, यानी जो ज़ुबान पढ़ा रहे हैं उसी ज़ुबान में। जैसे विंडो यानी खिड़की दिखानी हो तो क्या करेंगे, विंडो की तस्वीर दिखा दें। ब्लैक बोर्ड माने तख्ता स्याह ना बताएं, बल्कि उसकी तस्वीर दिखा दें। चेयर मतलब कुर्सी की तस्वीर दिखा दें। इसको क्या कहते हैं, बराह रास्त तरीका, यानी डायरेक्ट मेथड। जो भी ज़ुबान पढ़ा रहे हैं उसी ज़ुबान में पढ़ाएं, इसको क्या कहते हैं, बराह रास्त तरीका। अब आ गए हम ज़ुबान की महारतें। ज़ुबान की महारतें आपको मालूम है, ज़ुबान की महारतें 4 हैं, जिसको हम LSRW यानी लिसनिंग, सुनना, लिसनिंग मतलब सूबू, ऐसे ट्रिक बनाते हैं, सूबू सी से सुनना, बू से बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और पा मतलब पढ़ना, ली। सूबू पाली याद रखिएगा, सूबू पाली ट्रिक। सू से सुनना, बू से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। ये आपके क्या हैं, 4 आपकी बुनियादी ज़ुबान की महारतें हैं। इसमें ये लिसनिंग यानी सुनना और रीडिंग, लिसनिंग क्या है, आप सुन रहे हैं और इसी की तरह रीडिंग और पढ़ रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, इसमें बच्चा पैसिव रहता है, मतलब गैर फ़ाआल रहता है। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव का मतलब होता है इसमें बच्चा हासिल करता है, अखज़ी महारतें हैं, कोई किसी चीज़ को अख्ज़ करता है, हासिल करता है। इसमें गैर फ़ाआल यानी गैर एक्टिव रहता है, किसी चीज़ को हासिल करता है। लेकिन स्पीकिंग और ये जो आपकी राइटिंग यानी इसमें क्या होता है, इसमें फ़ाआल रहता है, यानी मुतहर्रिक रहता है, एक्टिव रहता है। ये क्या है, प्रोडक्टिव यानी पैदावारी। ठीक है, यानी किसी चीज़ को बाहर निकालता, जाहिर सी बात है, बोलेगा तो बाहर निकलेगा, लिखेगा तो अपने जज्बात को बाहर निकालेगा, सुनेगा क्या करेगा, चुपचाप सुनेगा, अंदर लेगा, रिसीव करेगा, गैर फ़ाआल रहेगा। इसी की तरह पढ़ेगा तब भी क्या है, किसी चीज़ को अपने अंदर हासिल कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब सुनने की महारत के मराहिल क्या हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ पहले साउंड, पहले आप आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ सुन कर के आप उसका माना निकालेंगे कि कहा क्या जा रहा, डांटा जा रहा है कि तारीफ़ की जा रही है। उसके बाद आप उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपके मरहले हैं। इस तरह से आवाज़, माना, इस्तेमाल। आगे क्या है, कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिससे आप सुनने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। आप रिसाइटेशन यानी बुलंद आवाज़ से टीचर पढ़ेगा या बच्चे से पढ़ने के लिए कहा जाए, इससे क्या है, जब बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। क्वेश्चन आंसर
उस्ताद को है सवाल करेगा, जब सवाल करेगा बच्चा जवाब देगा तो इससे भी बोलने की सलाहियत निकलेगी। स्टोरी टेलिंग, कोई कहानी सुनाएगा फिर बच्चे को बुलाएगा स्टेज पे, कहेगा आप भी सुनाओ, तो उसके अंदर सुन करके बोलने की सलाहियत उसकी डेवलप होगी। और क्या है, डिक्टेशन, इमला बोलना, इमला बोलेगा, ठीक है। इमला जब बोलेगा तो लिखने के लिए सुनेगा, ठीक है, तो इससे सुनने की सलाहियत डेवलप करेगी। स्पीच, स्पीच को मालूम है कि जब कोई तकरीर करेगा, गुफ्तगू करेगा, तकरीर करेगा तो जाहिर सी बात है सुनेगा कोई। डिबेट, डिबेट आपको मालूम क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, कोई किसी टॉपिक के ख़िलाफ़ में होता है, कोई उसके मुआफ़िक होता है, कोई उसके ख़िलाफ़ में रहता है, ठीक है। तो एक ग्रुप दूसरा ग्रुप को उसकी ख़राबी बताता है, दूसरा उसकी अच्छाई बताता है। इससे जब एक बताएगा दूसरा सुनेगा तो सुनने की सलाहियत बढ़ेगी, ठीक है। डिबेट यानी बहस व मुबाहसा होता है। आगे चलते हैं। अब बोलना, बोलना क्या है, जाहिर सी बात है बोलना भी दूसरे नंबर पे सलाहियत होती है। जब आप सुनेंगे, अब बच्चा क्या है 2 साल तक 1 साल तक सुनते सुनते क्या बोलना शुरू करता है, तो पहले सुनेगा फिर बोलेगा। अब बोलने की सलाहियत बढ़ाने के तरीके हैं कि बुलंद आवाज़ से, यानी रिसाइटेशन, बुलंद आवाज़ से टीचर सबक को पढ़ के सुनाएगा, बच्चे जब सुनेंगे तो उसकी नकल करके बोलेंगे। इसी तरह पोएम यानी कोई भी चीज़, कोई नज़्म है, उसको हाव भाव के साथ, ठीक है, जिस तरह से नज़्म है उसी तरह एक्टिविटी कर कर के टीचर जो है बच्चों को सुनाएगा, फिर जो है उनसे सुनेगा। पिक्चर, जैसे कोई ग्लोब है उसमें तस्वीर दिखा करके कहेगा ये बताओ ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब उसको देखेगा, दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा करके बोलेगा, तो उससे बोलने की सलाहियत जो है उसकी नशोनुमा होगी, फ़रोग होगा उसका। आगे क्या है, डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, मुकालमा। जैसे कोई बात हो कि एक बोलता है दूसरा बोलता है, दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। और क्या है, डिबेट, आपको बताया मैं तो बहस व मुबाहसा होता है। ऐसा होगा तो बच्चा जो है बोलने की सलाहियत डेवलप करेगी। स्पीच, स्पीच यानी तकरीर, किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जा सकता है। ड्रामा स्टेजिंग, कोई एक ड्रामा लिया गया और बच्चे से कहा गया सब लोग अपना अपना रोल अदा करें, स्टेज पे आकर के बोलें। इसमें बच्चा खुल के, कोई पुलिस बना है, कोई चोर बना है, कोई डॉक्टर बना है, तो इसमें क्या है, खुल करके बोलेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या है, पढ़ने की सलाहियत, रीडिंग स्किल, ये भी एक अच्छी सलाहियत है, कोई चीज़ पढ़ता है। अब रीडिंग स्किल से मुताल्लिक़ के सवालात आते हैं। रीडिंग में किसको कहेंगे, कोई भी बच्चा पढ़ करके उसका माना समझ ले, उसी को कहेंगे सही से रीडिंग, ठीक है। अब क्या है, रीडिंग में आपने पढ़ा होगा स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी, जैसे आपको कोई पैराग्राफ मिला, आपने, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसका खुलासा निकाल लेते हैं। स्किमिंग, जैसे आप मक्खन निकालते हैं, स्किमिंग का मतलब हुआ जल्दी से पढ़ करके उसका खुलासा निकाल लेना, उसको क्या कहेंगे, स्किमिंग। स्कैनिंग, आपने अपना फ़ोटो या आईडी कार्ड किसी को स्कैन करने जाते हैं तो उसमें हर एक चीज़, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी आईडी का नंबर, सारी चीज़ को स्कैन। स्कैन का मतलब हर एक लफ्ज़ को, हर एक सेंटेंस को पढ़ना। जैसे आपका उर्दू या जो भी ज़ुबान है उसके पेडागोजी में जो आपको आएगा फ़क़रा यानी पैराग्राफ जो आएगा, तो आप पैराग्राफ में क्या करेंगे, उसको एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें माना भी पूछा जाता है, फिर उसका टाइटल बनाने के लिए कहा जाता है, उसमें से जवाब निकालना होता। तो स्कैनिंग यानी हर एक को डिटेल पढ़ेंगे, उसको स्कैनिंग करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ के आप उसका मक्खन निकाल लें, उसको स्कैनिंग कहेंगे। समझ में आ गया, चलते हैं। एक होता है लाउड रीडिंग, यानी आवाज़े बुलंद पढ़ना। ये दो तरह का, पहले एक मिसाली रीडिंग होती है। एक कौन होता है, मिसाली रीडिंग में क्या होता है, टीचर, पहली मरतबा टीचर आवाज़े बुलंद पढ़ता है ताकि
अल्फाज की अदायगी, उसका तलफ़ुज़ क्या है, बच्चा ध्यान से सुन सके, उसके बाद फिर बच्चा पढ़ता है। इससे क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण, उसका तलफ़ुज़ सही होता है। ठीक है, आगे क्या है, साइलेंट रीडिंग। एक सवालात आता है किसमें बच्चा ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ता है और ज़्यादा समझ के पढ़ता है, साइलेंट यानी खामोशी के साथ। जैसे आप देखेंगे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, सब अपना अपना पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइलेंट रीडिंग यानी खामोशी के साथ पढ़ना, खामोशी के साथ, खामोशी के साथ पढ़ना। ठीक है, आगे क्या है, रीडिंग स्किल, रीडिंग मेथड ऑफ रीडिंग टीचिंग। ठीक है, यानी ऐसा तरीका जिससे पढ़ने की, यानी बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए किस तरह से आप तदरीस करेंगे। ठीक है, पहले एक ही लेटर मेथड, पहले अलिफ बा जीम दाल इसको सिखाएंगे, उसके बाद लफ्ज़ यानी जोड़ जोड़ के बताएंगे, जैसे बाबा मिल के बाबा बन गया। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस, छोटा छोटा जुमला बनाना सिखाएंगे, उसके बाद पूरी पोएम सिखाएंगे। एक तरीका है, इस तरह से बच्चे को पढ़ना आप सिखा सकते हैं। ये नहीं कि शुरू ही से बच्चे को आप जो जुमला सिखाने लगे, पहले अलिफ बा जीम दाल, फिर उसको जोड़ना, फिर जुमला, फिर उसके बाद नस्र समझा करके फिर नज़्म को पढ़ाएंगे। एक तरीका हुआ। राइटिंग स्किल यानी लिखने की महारत, आपको मालूम है ये भी एक महारत मानी जाती है। अब लिखने में है कि बच्चे को सबसे पहले कलम पकड़ना हम सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर उधर से स्केचिंग यानी कोई भी चीज़ आप नक्शा बनाओ, कोई चीज़ लाइन खींचना सिखाते हैं, उसके बाद अलिफ बा जीम ता ये सब सिखाते हैं। एक लफ्ज़ आता है पेस्टालोजी। पेस्टालोजी का मतलब पहले बच्चे को कलम पकड़ना सिखाए, सिखा करके बच्चा इधर उधर ऐसे पार रहा। ठीक है, ऐसे खींच रहा लाइन, कुछ भी खींचे, ठीक है, कुछ भी बना दे, ऐसे कर दे या ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कुछ भी करे। अब जब कलम पकड़ना आ गया तब बाद में क्या, अलिफ बा जीम दाल धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, पहले क्या है, पेस्टालोजी का मतलब किसी भी चीज़ का यानी खींचना, लाइन खींचना, कभी ऐसा खींच दिया, कभी ऐसा खींच दिया, कभी ऐसा खींच दिया, कम से कम कलम पकड़ना आ जाए। एक आता है मोंटेसरी। मोंटेसरी क्या होता है, जैसे अलिफ है या जीम है, इसी तरह के दफ्ती इसी काट देंगे ताकि बच्चा उस पर उंगली फेर करके उस लफ्ज़ को सीख सके। आप देखेंगे इंग्लिश में ज़्यादा आता, जैसे ए है, ए का बाकायदा वो पूरा एक इसी तरह कटा हुआ आपको आप स्टेशनरी की दुकान से ख़रीद सकते हैं, इसी तरह ABCD सब। ठीक है, तो ये मोंटेसरी तरीका है, यानी अल्फाज का जो लेटर है, हर्फ है, उसी के अतबार से दफ्ती में या किसी प्लास्टिक का उसी तरह से कटा कटा, फिर उसको धीरे धीरे जोड़ करके, यानी बच्चे के सामने ABCD इस तरह कटा रहता है, उसको एक तरफ से ABCD जोड़ता जाता है। इसी तरह अलिफ बा पा ता सा, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अब लिखने के कुछ तरीके होते हैं। कैलीग्राफी आपने सुना होगा, यानी खुशखत, जो खूब अच्छे से तहरीर बना कर लिखते हैं उसको खुशखत कहते हैं। ट्रांसक्राइबिंग आपने देखा होगा, आजकल जो किताबें मिलती हैं जैसे ऐसे 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 बना रहता है, बच्चा उसी को देख करके लिखता है, जैसे ऐसे बा बना दिया, जीम की जगह ऐसे 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 ऐसे, अब उसी के जीम बना दिया। ये क्या है, ट्रांसक्राइबिंग यानी नकल करना। दूसरा डिक्टेशन। डिक्टेशन यानी इमला। एक सवाल आता है कि किस तरीके में बच्चे की जो स्पेलिंग यानी तलफ़ुज़ सही से, उसकी स्पेलिंग यानी इसको जो गलतियाँ किस तरीके से सुधरेंगी, यानी डिक्टेशन तरीका यानी इमला का तरीका। जब आप इमला बोल के लिखाएंगे तो बच्चे के अंदर अल्फाज की गलतियाँ का सुधार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपकी लैंग्वेज डिसेबिलिटी। आपको पता है कि ज़ुबान सीखने में कहीं कहीं कुछ नक़ाइस पाए जाते हैं। ठीक है, अब नक़ाइस क्यों पाए जाते हैं, कभी कभी आपको मालूम है कि हेरिडिटी में यानी
तवारुस में मिल जाती है। कभी कभी ये है कि हमल के दौरान बच्चे की माँ ने कोई ऐसी दवा ले ली जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कुछ कमी आ गई। कभी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने से मुतालिक कोई नकायस। अच्छा, अगर कहीं आ गया पढ़ने और लिखने दोनों से मुतालिक कौन है, तो आप डिसलेक्सिया की तरफ जाएंगे। जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। जैसे बा है, बा को पा पढ़ दे, जीम को चा पढ़ दे, इस तरह से। डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है, कोई चित्र बनाना, कोई तस्वीर बनाना। तो लिखने से मुतालिक अगर आ गई नकायस तो डिसग्राफिया की तरफ आप जाइएगा। इसमें से कुछ ना कोई एक ज़रूर आएगा। डिसकैलकुलिया, अच्छा कैलकुलिया, कैलकुलेटर से आप क्या करते हैं, हिसाब लगाते हैं। जहाँ जोड़ने यानी हिसाब से संबंधित यानी मैथ से संबंधित पूछा जाए उसके मुतालिक अगर किसी के नकायस है उसको डिसकैलकुलिया की तरफ जाएंगे। डिसफेजिया, पीएच से मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, बोलने से संबंधित। बोलने से संबंधित अगर नकायस है, पीएच मतलब साउंड यानी बोलने के संबंधित, बोलने से मुतालिक अगर कोई नकायस है तो क्या है, डिसफेजिया। पीएच को याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे। अफेजिया भी पूछा जा सकता है। डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब होता है कभी कभी बच्चा उंगली से पकड़ ही नहीं सकता, यानी जो फाइन मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल आपने दोनों पढ़ रखा है। क्या होता है कि कलम पकड़ने में दिक्कत होती है या किसी चीज़ उठाने में परेशानी होती है, क्या है, डिसप्रैक्सिया। ठीक है, पकड़ने से मुताल्लिक नकायस। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब तदरीसी आमोजिशी आलात की ज़रूरत। आपने पढ़ा होगा TLM यानी टीचिंग लर्निंग, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी तदरीसी आमोजिशी मटेरियल मतलब मवाद। आपको मालूम है एक होता है विजुअल जिसको आप कहते हैं बसरी, एक क्या होता है ऑडिबल जिसको आप कहते हैं सुनने से मुताल्लिक, काइनेस्थेटिक यानी कर करके यानी अमल करके। तो एक फ़लसफ़ी ने इसको बताया है कि 65% लोग, 65% लोग ऐसे पाए जाते हैं जो देख करके पढ़ना पसंद करते हैं, 65%। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, इससे आप ज़्यादा सीख रहे हैं। 65% लोग इसी को पसंद करते हैं। और देखने के साथ साथ अगर सुन भी रहे हैं, आप देखेंगे बहुत लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनकी तस्वीर नहीं आती। ठीक है, तो 65% लोग इसको नहीं पसंद करते। 30% लोग ऐसे हैं जो सुन करके। अब अगर देखना सुनना यानी ऑडियो विजुअल दोनों पाया जाए तो आप ये समझ लीजिए 65 और 30% कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, यानी 95% लोग इसी को लाइक करते हैं। किसको, देख करके, यानी तस्वीर भी दिखे उसके साथ साथ आप जो है सुन भी रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ दोनों कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरह हासिल कर रहे हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, मेरे कहने से शेयर कर दें। और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मोटिवेशन है, वो भी आप लिखिए। ठीक है, ताकि आपके लिए जो इतनी लंबी क्लास ली जा रही है ताकि वो कामयाब हो सके, आपका सीटेट क्लियर हो जाए, हमें सबसे बड़ी खुशी इसी में होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि टेक्स्ट बुक यानी दरसी किताब। आपको पता है चाहे क्लास 5th हो, फर्स्ट हो, दर्जा दोम हो, सोम हो, चहारूम हो, सबकी एक मुतय्यन किताब NCERT ने बना रखी कि या किसी भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड ने बना रखी है। अब दरसी किताब किसको कहते हैं, देखिए, मवादे मजमून का एक मेयारी मजमुआ।
यानी उसमें मज़मून का एक मवाद, एक मेयारी यानी स्टैंडर्ड पाया जाता है, जो एक ख़ास मरहला, जाहिर सी बात है दर्जे 1 की क्लास उस मरहले के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तैयार किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक कहते हैं। उम्मीद है कि टेक्स्ट बुक को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब मेयारी दरसी किताब की कुछ खासियत होती है, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। इससे मुतालिक सवालात आते हैं। एक आती है ज़ाहिरी यानी बाहर की खासियत, दूसरी बातनी यानी अंदरूनी खासियत। हम देख लेते हैं ज़ाहिरी खासियत एक किताब में क्या पाई जाती है। किताब का कागज़ उम्दा हो। जाहिर सी बात है क्लास 1 का बच्चा है तो उनकी किताबें थोड़ा मोटी होती हैं, ताकि बच्चे फाड़ते बहुत हैं किताबें। आप देखेंगे जो आजकल बगदादी कायदा ये सब क्या है, प्लास्टिक का आता, क्यों, ताकि बच्चे फाड़े ना। तो किताब का कागज़ उम्दा होना चाहिए, उसकी ज़ाहिरी खासियत किताब की पाई जाती है। जो टेक्स्ट बुक यानी दरसी किताब, तबात और छपाई यानी खूब अच्छी तरह छपाई, यानी साफ साफ हो, उसकी कागज़ मोटे हों, किसी तरह की गलती ना पाई जाए। अगर किताब में गलती पाई जाएगी उसी तरह बच्चा भी सीखेगा। तस्वीरें रंगीन हो, ये रंगीन, ये थोड़ा गलत लिखा, तस्वीरें रंग, आपने देखेगा जब दर्जा 4 का 5 का बच्चा है उसमें क्या है, अलग अलग तस्वीर बनी होती है, क्योंकि छोटा बच्चा तस्वीर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन यानी ज़्यादा मुतवज्जे होता है। तस्वीरें रंगीन हो, जिल्द साजी मजबूत हो। वही बताया कि जो किताब बनाई जाए उसका टाइटल बाहर जो थोड़ा मजबूत हो, ठीक है, जब मजबूत होगा ताकि जल्दी फटे ना। सरे वरक, सरे वरक किसको कहते हैं, टाइटल वाला पेज। टाइटल वाला पेज, टाइटल वाला पेज क्या है, उम्दा दिलकश। आप देखेंगे किताबों में टाइटल में खूब अच्छा रंगीन यानी कलरफुल होता है, तस्वीरें बनी रहती हैं, ये भी उसकी बाहर की खासियत है। किताब का साइज़ मुतवस्सित हो, भाई एक मीडियम सी किताब हो, ये नहीं कि बहुत बड़ी किताब होगी बच्चा उसको उठा ही नहीं पाएगा, पलट नहीं पाएगा, उसकी भी साइज़ में हो। किताब की कीमत, जाहिर की बात है आप एनसीईआरटी की किताब लेंगे बहुत सस्ती मिलती है, इसलिए किताब की कीमत भी थोड़ा सा मुनासिब हो ताकि आदमी उसको ख़रीद सके। ये ज़ाहिरी खासियत हुई। उसके बाद बातनी यानी अंदरूनी खासियत क्या क्या किताब में पाई जाती है, ये भी देख लीजिए। किताब का मवाद निसाब के मुताबिक हो, भाई जो आपका निसाब बनाया गया है, जैसे क्लास 5th का बच्चा है, जीन पियाजे की थ्योरी जहन में रख करके उसके मुतालिक डिफ़िकल्टी लेवल रख करके वो किताब मुतय्यन की जाती है, उसमें उसके असबाक डाले जाते हैं, उसके मुताबिक डाले गए हों। मज़ामीन का ताल्लुक़ तलबा की ज़िंदगी से, NCF 2005 NCF 2005 यही कहता है। फिर नई एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि जो भी मज़मून आपके किताब में दाखिल हों वो बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, ठीक है। ज़ुबान व बयान आसान सहल हो, भाई दर्जा 5 का बच्चा हो, आसान ज़ुबान इस्तेमाल की गई हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। असबाक बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने, भाई उसमें थोड़ा सा बच्चा उसका दिल लगे, ऐसा सा सबक यानी उटांग पटांग के आप उसने सबक ले आएंगे तो बच्चा उसको नहीं पढ़ेगा। असबाक एक दूसरे से रब्त हो, जैसे एक सबक पूरा हुआ दूसरा सबक दूसरे से मुताल्लिक़ हो। सबक के आखिर में मुश्किल अल्फाज के माने, आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुकें हैं जो आखिर में क्या है, जो मुश्किल अल्फाज है उसके माने दिए जाते हैं। किताब तलबा के मेयार उनकी ज़रूरत को मुताबिक हो। मेयार मतलब जो उनका मेयार है, दर्जा बच्चा 14 साल का है, उसकी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग उसमें मवाद रखे गए हों, ठीक है। चलिए आगे क्या है, कुछ और ख़ासियत उसको भी हम देख लेते हैं। मज़ामीन तलबा के जहन के करीब हो, भाई उसको अपने जहनी तौर पे बच्चा समझ सके उस मज़ामीन को, ठीक है। थोड़ा सा मेरी तस्वीर की वजह से दिक्कत आ रही हो, ठीक है, थोड़ा सा इधर खसकाते हैं। चलिए आगे क्या है, मज़ामीन ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोचने की समझने की सलाहियत बढ़े। किताब में हर तरह के मज़ामीन, ये किताब में सब कुछ हो, नज़्म हो,
गज़ल हो, सवाने हो, मुकालमा हो, सब चीज़ें होनी चाहिए। आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबों में सब चीज़ें पाई जाती हैं। मवाद तालीमी नफ्सियात को नज़र में रख के, यानी जो बच्चों की साइकोलॉजी है, जो उनके समझने का लेवल है, जो उनके समझने का मरहला है, उसको जहन में रख करके ही किताब बनाई जाए। आगे क्या है, दरसी किताब में मिसालें हकीकी ज़िंदगी से, जो भी आप एग्ज़ाम्पल दें हकीकी ज़िंदगी से मुतालिक, हकीकी ज़िंदगी से मुतालिक हो। ठीक है। सबक के आखिर में यानी मश्की सवालात, सबक के आखिर में मश्की सवालात पाए जाते हों। एक आखिर में क्या है, आखिर में है कि सिनफी बहाव ना हो। सिनफी बहाव का मतलब होता है जेंडर बायसनेस, जेंडर बायसनेस ना पाया जाए। एक मिनट, पेन नहीं सही, पेन चलना छोड़ दिया। एक मिनट आप थोड़ा सा रुकें। चलिए, सिनफी बहाव ना हो। सिनफी बहाव का मतलब होता है जेंडर बायसनेस, यानी किताब में जैसे अब आपको मालूम है एक मेल है एक फ़ीमेल है, मिसालें सिर्फ मेल से दी जाएं, फीमेल की न दी जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये भी किताब की खासियत में ये चीज़ें दाखिल हैं। आगे चलते हैं। तदरीसी मुआविन अशिया के अक़साम, मैंने अभी पढ़ा है TLM, अब उसके कौन कौन किस्में हैं ये भी देख लेते हैं। एक क्या है आपके बसरी आलात, क्या है बसरी, विजुअल। जाहिर सी बात है 65% लोग इसी को पसंद करते हैं, अभी हमने देखा है। दूसरा है कि समय यानी ऑडिबल, समाई बसरी यानी विजुअल ऑडिबल, दोनों, ये 3 किस्में हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से आलात बसरी में आते हैं, कौन कौन से समाई में आते हैं, कौन कौन से समाई बसरी दोनों में आते हैं, इससे मुतालिक आपके आते हैं। क्योंकि देखिए TLM एक ऐसी चीज़ है, इससे जो आपका दर्स है, आप जो क्लास ले रहे हैं वो दिलचस्प हो जाता है, बच्चे उसमें दिलचस्पी लेते हैं। जब आप TLM अच्छा यूज़ करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, उनके अंदर दिलचस्पी आती है। तो हम देखेंगे बसरी आलात यानी विजुअल में कौन कौन से होते हैं। ब्लैक बोर्ड है, जाहिर सी बात है ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ लेंगे कि बच्चा देखेगा। चार्ट पेपर, आप चार्ट लेकर के आए, कुछ बनाए, मान लो महीने का नाम लिख करके चार्ट में लाकर बच्चों को सिखा रहे हैं। हकीकी अशिया, कोई हकीकी अशिया चीज़ ला करके दिखा रहे हैं, सब क्या बसरी आलात है। नमूने, कोई एक मॉडल है, कोई एक मॉडल आपने TLM के तौर पे बनाया, उसको दिखा रहे हैं। नक्शे यानी मैप लेकर आए। पोस्टर, कोई एक पोस्टर, ये सब क्या है बसरी आलात। इसको आप जहन में एक मरतबा रखिएगा, पूछ सकते हैं इसमें से कौन से बसरी आलात हैं, इसमें से कौन से समाई आलात हैं, इसमें से कौन से समाई बसरी दोनों आलात हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है बसरी आलात में ग्लोब। ग्लोब आपने देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है, उसमें पूरे दुनिया का नक्शा बना होता है, वो भी क्या है बसरी आलात है। रोलर बोर्ड, ऐसे बोर्ड होते हैं, उसको ऐसे रोल करके ऐंठ करके रोल देते हैं, ऐसे खोल भी देते हैं, ये भी क्या है, ये बसरी आलात है। दरसी किताब, ये जो टेक्स्ट बुक आपका है, ये कौन से आला है, ये बसरी आलात है, टेक्स्ट बुक। फ्लैश कार्ड यानी फ्लैश कार्ड छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ये भी क्या हैं बसरी आलात हैं।
ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर एक इसमें है बसरी, अगर उसमें आवाज़ ना आए, ठीक है, आवाज़ आ जाएंगे तो बसरी और समाई दोनों हो जाएंगे। अब समाई आलात जिसको आप सिर्फ सुनते हैं कौन कौन है, आपका देखिए रेडियो आ गया, जाहिर सी बात है रेडियो से चीज़ें सुनते हैं। टेप रिकॉर्ड जो पहले आता था, कैसेट लगती थी, अब तो उसका ज़माना ख़त्म हो गया, आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। और क्या है, ऑडियो कैसेट प्लेयर, वही कैसेट जो बनी होती थी, और ग्रामोफोन, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, समय। ग्रामोफोन, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, इन सबको जहन में रखिएगा, इससे मुतालिक सवालात आपके आ भी सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। बसरी और समाई यानी ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें 95% लोग हैं। टेलीविज़न, वीडियो प्लेयर आप क्लास में ला सकते हैं। फिल्म प्रोजेक्टर, आजकल देखेंगे प्रोजेक्टर लगा होता है, आप लैपटॉप से पढ़ाते हैं, स्क्रीन पे बच्चे देखते हैं। ड्रामा, कोई लाइव ड्रामा है जिसमें बसरी समाई दोनों हो। इसी तरह कंप्यूटर, ये सब क्या है, बसरी समाई दोनों आलात में आते हैं। ज़ुबान की लैब, आपको मालूम है पूछा जा सकता है कि अगर बच्चों के अंदर हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण यानी बोलने की सलाहियत को डेवलप करना चाहें तो ज़ुबान की लेबोरेटरी, आजकल सीबीएसई बोर्ड की स्कूलों में एक लैब बना होता है, बच्चे जाकर के अच्छे अच्छे लोगों की आवाज़ों को सुनते हैं, उससे क्या, जब सुनेंगे तो बोलने की सलाहियत डेवलप करती है। तो इसलिए लैंग्वेज लैब का भी बहुत अहम रोल है। आगे क्या है, चिल्ड्रन लिटरेचर, आपने देखा होगा इंग्लिश में, मैंने देखा कि चंपक किताबें मिलती हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं, उससे क्या इंग्लिश मजबूत होती है। उर्दू में भी अलग अलग ऐसे छोटे छोटे नावल की शक्ल में बच्चों के लिटरेचर, छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं, उसके पढ़ने से बच्चे के अंदर सोचने की, समझने की, इन सब चीज़ों की अहलियत ज़्यादा डेवलप करती है, नशोनुमा करती है, उसका फ़रोग़ होता है, ठीक है। तो चाइल्ड लिटरेचर भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सरगर्मी पर मबनी मवाद, एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल क्या है, जैसे आपने कोई एक सबक, आपने कोई नज़्म पढ़ाई जो किसी उससे मुताल्लिक थी, आप बच्चों को पहाड़ पे लेकर चले गए और वहाँ आपने बच्चों को उसको दिखाया, ठीक है। तो जैसे आप म्यूज़ियम लेकर चले गए या फील्ड ट्रिप पे यानी किसी दौरे पे लेकर वहाँ बच्चे चीज़ों को देख करके आए, फिर कहा इसके बारे में नोट लिख के आओ, इसके बारे में क्या क्या देखा लिख के आओ, ठीक है, ठीक है। इससे भी बच्चे एक्टिविटी यानी करके सीखेंगे। जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो सरगर्मी पर मबनी मवाद भी होते हैं, जैसे म्यूज़ियम है, आपके फील्ड ट्रिप है, यानी कोई फील्ड, कोई किसी एक दौरे पे लेकर चले जाते हैं। आगे कसीरुल लिसानियात यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, ये क्या चीज़ है इसको भी समझ लीजिए, इससे सवालात आ जाते हैं। मतलब जैसे क्लास है, क्लास में अब जैसे दिल्ली उल्ली की जो क्लासें होती हैं उसमें सब लोग माइग्रेट बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, आसाम से भी हैं, पंजाब से भी हैं। अब क्लास में सारे बच्चे हैं, एक बच्चा जिसकी मादरी ज़ुबान आसामी है, किसी की बंगाली है, कोई खड़ी ज़ुबान बोलता है, कोई उड़िया ज़ुबान बोलता है, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कोई मलयालम है, ये सब अलग अलग ज़ुबान है, क्या मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर क्लास में बच्चे अलग अलग ज़ुबान बोलते हैं तो ये क्या है, एज आ रिसोर्स इसको हम अच्छा मानते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म को हम हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। इस फार्मूले को जहन में रखिएगा। इसी के तरह एक चीज़ आप जानते हैं, एक ज़ुबान होती है, एक बोली होती है। पूछा जा सकता है ज़ुबान बोली में क्या फ़र्क है। ज़ुबान ऐसी होती है जिसका एक रस्मुल ख़त होता है। उर्दू का रस्मुल ख़त पूछा जाए क्या है, आप क्या बताएंगे, परसी यानी फ़ारसी, दाएं तरफ से लिखी जाती है,
और बोली की कोई उसकी लिपि यानी कोई उसका रस्मुल ख़त नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान में हज़ारों बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं खड़ी ज़ुबान, कहीं भोजपुरी ज़ुबान, कहीं कोई ज़ुबान, ये सब क्या बोली, अलग अलग बोली। ज़ुबान तो एक है लेकिन बोली अलग अलग है, यानी एक्शन अलग है, स्टाइल अलग है। वो बोली की कोई रस्मुल ख़त नहीं होती। इस फ़र्क को भी ज़हन में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट आया, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किसको कहते हैं? इवैल्यूएशन के लिए अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उर्दू में लिख के आता है तअय्युन क़द्र, या आता है क़द्र पैमाई। कभी कभी इसके जगह अंदाज़े क़द्र लिख के आता है, लेकिन असेसमेंट के लिए सही लफ्ज़ अंदाज़े क़द्र है, ठीक है। तो ज़हन में रखिएगा अंदाज़े क़द्र भी आ सकता है, लेकिन अंदाज़े क़द्र अक्सर असेसमेंट के लिए आप देखेंगे। तअय्युन क़द्र, क़द्र पैमाई, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या चीज़ होती है? यानी इवैल्यूएशन क्या होती है? जो साल के आखिर में इवैल्यूएट किया जाता है उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे बच्चा कितना सीखा, आखिर में एक एग्ज़ाम लेकर के अगली जमात में जो प्रमोट करता है उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, ये अम्ब्रेला टर्म है इसके दो, एक आता है मीज़रमेंट, एक आता है असेसमेंट। मीज़रमेंट जिसको हम कहते हैं पैमाइश, पैमाइश। जैसे हमने एक बताया कि 33% पास, 60% फर्स्ट डिवीज़न, 75 इम्तियाज़ी नंबर, डिस्टिंक्शन हो गया। ये क्या है? मीज़रमेंट, ठीक है, जिसको आप मीज़र कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है अंदाज़े क़द्र। इसको कहीं लिख लीजिएगा, अंदाज़े क़द्र। असेसमेंट का मतलब होता है बच्चा जब से एडमिशन लिया है पूरे साल तक उसके हर एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी होती, एक करिकुलर यानी दरसी उसकी सरगर्मी जैसे पेपर पेन से, दूसरा को करिकुलर यानी बच्चा होमवर्क में कितना है, बच्चा घर से टाइम पे कितना आता है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ किस तरह से पेश आता है, बच्चा खेल के मैदान में किस तरह से पेश आता है, उसकी हर एक एक्टिविटी, उसको क्या कहते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। सारा असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट ब्रॉड टर्म है। अब असेसमेंट दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मेटिव जिसको आप कहते हैं तश्कीली अंदाज़े क़द्र। ये क्या होता है? आपने देखा होगा यूनिट टेस्ट होता है ना, साल में 4 होता है, 40 नंबर का, 10-10 नंबर का होता है, एक यूनिट ही उसका टेस्ट हुआ। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हुआ, उसका फिर बाद में सुधार लाया जा सकता है। आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया, पता चला बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं, फिर से पढ़ा दिया, सबक का यादा करा दिया। समेटिव असेसमेंट 60 नंबर का होता है जो साल के आखिर में होता है, जिसमें सुधार मुमकिन नहीं। 40 नंबर क्या हुआ, 60 क्या हुआ, 100 नंबर का पूरा हुआ, बच्चा पास हो गया, अगली जमात में चला गया। समेटिव को मजमूई भी कहते हैं या कभी कभी आता है तजमीई। दोनों लिख के आएगा, आप सही मारिएगा। तजमीई अंदाज़े क़द्र। समेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो साल के आखिर में होता। फॉर्मेटिव क्या होता है? वो बीच बीच में जो यूनिट टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव यानी तश्कीली, और मजमूई यानी तजमीई अंदाज़े क़द्र। आपने पढ़ा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। इसको समझ लीजिए। अंदाज़े क़द्र के लिए आमोजिश, अंदाज़े क़द्र के लिए आमोजिश। ये क्या है? अंदाज़े क़द्र की आमोजिश, अंदाज़े क़द्र
की आमोजिश। ये क्या है? अंदाज़े कद्र के तौर पर आमोजिश। तीनों में फ़र्क क्या है समझ लीजिए। अंदाज़े कद्र के लिए आमोजिश यानी जो आपका तश्कीली अंदाज़े कद्र था, जैसे आपने कोई सबक पढ़ाया, उसके बाद आपने टेस्ट लिया, उसमें क्या है, आपने ए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी तालीम के दौरान, अभी पूरा साल मुकम्मल नहीं हुआ, आपने एक यूनिट मुकम्मल की, उसका आपने टेस्ट लिया, ठीक है। आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या जो यूनिट मुकम्मल हुई या जो सबक पूरा हुआ, क्या बच्चा पूरी तरह समझ लिया। ये क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। दूसरा ऑफ लर्निंग, जो समेटिव असेसमेंट होता है, साल के आखिर में जो 60 नंबर का होता है, यानी इसके बाद इसमें सुधार नहीं, इसमें आप दोबारा नहीं पढ़ा सकते, पढ़ लिया, जितना नंबर आया पास होकर के अगली जमात में चला गया। असेसमेंट एज लर्निंग यानी इसमें कि अपने आप का खुद असेसमेंट आप करें, ठीक है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लीजिए, सुनिए, आप रिकॉर्ड करके बाद में सुनिए, अपना फीडबैक खुद लीजिए कि यार जो मैंने पढ़ाया किस तरह पढ़ाया, इसमें कहाँ सुधार ला सकते हैं। इसको आमोजिश के तौर पर यानी अंदाज़े कद्र के तौर पर आमोजिश, ठीक है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए इसको मैंने गलत लिख दिया, इसका क्या हो गया? आमोजिश के लिए, आमोजिश के लिए क्या होगा? आमोजिश के लिए अंदाज़े कद्र, अंदाज़े कद्र बाद में आएगा। यहाँ से ना लर्निंग, फॉर लर्निंग यानी आमोजिश के लिए अंदाज़े कद्र, आमोजिश की अंदाज़े कद्र यानी आमोजिश का अंदाज़े कद्र। ये क्या है? आमोजिश के तौर पर अंदाज़े कद्र, ठीक है। इस तरह से उर्दू में लिख के आ सकता है। आप तीनों कंसेप्ट समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? तशखीसी जांच, तशखीसी जांच। तशखीसी जांच कब होती है? जैसे आपने एक यूनिट मुकम्मल की, मुकम्मल करने के बाद आपने बच्चे का टेस्ट लिया। टेस्ट क्या लिया? आप इस चीज़ को पता लगाने के लिए लिए कि जो यूनिट मुकम्मल हुई, क्या बच्चा उसका सारा कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। जैसे आपने कोई उर्दू का सबक पढ़ाया, पढ़ा करके आपने फिर आखिर में सवालात पूछे, सवालात पूछता क्या? वो डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशखीसी जांच लिया कि क्या जो मैंने आज का सबक पढ़ाया बच्चा हर एक कंसेप्ट को समझ गया। अगर नहीं समझा तब क्या करेंगे? रिमेडियल टीचिंग। क्या होगा? रिमेडियल टीचिंग यानी इसका इस्लाही या मुआलजाती तदरीस। पहले किसी चीज़ का पता लगाएंगे, फिर उसका इलाज यानी इस्लाह करेंगे। आपको पता चला कि किसी लफ्ज़ का माना नहीं समझ है, इसका तर्जमा नहीं आता, दोबारा पढ़ा देंगे। समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक यानी तशखीसी जांच किसको कहते हैं और इस्लाही या मुआलजाती तदरीस किसको कहेंगे। आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा CCE, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, जिसको तायुन कद्र समझिए या अंदाज़े कद्र, ठीक है। इसमें क्या होता? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? बच्चा एडमिशन लिया मान लो 5वीं जमात में, 6ठी जमात में, तभी से उसका तायुन कद्र यानी अंदाज़े कद्र शुरू हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस यानी लगातार। जैसे दाखिल हुआ तभी से उसका पोर्टफोलियो तैयार होने लगता है, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार होने लगती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअस यानी लगातार। 8 महीना 10 महीना जो एक साल में पढ़ाई होती है, पूरे साल टीचर, उसका जो क्लास टीचर है उसका कॉन्टीन्यूअस लगातार इवेल्युएशन करता है
कि बच्चा खेल में कैसा है, बच्चा अपने साथियों के साथ कैसा है, इंटरवल में किस तरह से पेश आता है, कि कौन सी स्किल उसकी ज़्यादा है, पढ़ने लिखने के अलावा कौन से, यानी गाने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, हर चीज़ का इवेल्युएशन, यानी कॉन्टिन्यूस, लगातार पूरे साल। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मुसलसल। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी जामे, कॉम्प्रिहेंसिव यानी जामे। इवेल्युएशन अंदाज़े कद्र या तअय्युन कद्र, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत सारे जिहत को अपने अंदर समाये हुए हो। जिहत का मतलब एक तो करिकुलर, एक को करिकुलर, दोनों एक्टिविटी को समाये हुए है। बच्चा पढ़ने में कितना है, लिखने में कितना है, खेलने में है, खेलने में कितना अच्छा है, गाने में कितना अच्छा है, कौन सा खेल अच्छा खेलता है, उसके अंदर कौन सी छिपी हुई सलाहियत है, उसको पहचानता है। पूरे साल तक टीचर उसका इवेल्युएशन करता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी दोनों। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, आपको मालूम है पहले क्या कहा गया था, बच्चों का एग्ज़ाम स्कूल में होगा, जो टीचर पढ़ाता वही एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि वो सही से समझता है, ताकि बच्चों के अंदर एग्ज़ाम का फोबिया ख़त्म हो जाए। इसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो धीरे धीरे अब इंटर में या हाई स्कूल में अब ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आप देखेंगे 5th में 7th में, इसमें तो स्कूल ही में होता है। देखिए, स्कूलस्टिक एस्पेक्ट, करिकुलर एस्पेक्ट, यानी पेपर पेन, पेपर पेन से मुताल्लिक हुआ। को स्कूलस्टिक इसमें बहुत सारे हैं। बच्चा खेल में कैसा है, गाना गा लेता है कि नहीं, बच्चे के अंदर और कोई सलाहियत है कि नहीं, उसकी आवाज़ कैसी है, सारी एक्टिविटी का असेसमेंट किया जाता है, समझ गए। उसको असेसमेंट करके फिर उसके मुताबिक उसको नंबर दिया जाता है। को स्कॉलस्टिक यानी जो दरसी चीज़ों से मुताल्लिक हो, यानी उसके लिए मददगार हो। स्कॉलस्टिक यानी दरसी, दरसी। करिकुलर यानी निसाब से मुताल्लिक। समझ में आ गया हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी मेयारी जांच के लिए क्या क्या टूल्स हैं, टेक्निक क्या है। मेयारी जांच, जाहिर सी बात है, एक है मेयारी जांच। जैसे कहते हैं कोई क्वेश्चन है, कहेंगे ये मेयारी क्वेश्चन है, जैसे आपका सीटेट का क्वेश्चन आता है, अब क्या है, आपकी तो ऑफलाइन हो गया, तो उसके लिए कहेंगे कि मेयारी है, मेयारी की क्या पैरामीटर हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं कि आप मेयारी कहेंगे। नंबर 1, वैलिडिटी होना चाहिए, यानी माकूलियत। माकूलियत का मतलब, वैलिड का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को जिसके लिए बनाया गया है उस पर वो खरा उतरे, वो वैलिड है। सीटेट का जो आपका पेपर 20 तारीख को आ रहा है, आपकी पढ़ाने की जो सलाहियत है उसको जज करने के लिए पूरी तरह वो खरा उतरता है। जो 150 नंबर का आता है उसको क्या कहेंगे, वैलिड। जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, अगर थर्मामीटर बुखार नापने का काम करता है तो क्या कहेंगे, ये माकूल है, यानी वैलिड है। आप देखेंगे जो मशीन है वेट नापने वाली, अगर वो सही से वेट नापती है तो क्या कहेंगे, वो माकूल है, यानी वैलिड है। रिलायबल का मतलब क्या होता है, बार बार जांचा जाए, रिज़ल्ट सेम आए, उसको क्या कहेंगे, रिलायबल। जैसे आपने थर्मामीटर से अपना बुखार नापा, आपका मान लो 100 डिग्री आया, 10 मिनट बाद फिर आपने नापा या दूसरे ने नापा तब भी 100 डिग्री, तो क्या कहेंगे, रिलायबल हुआ। रिलायबल को क्या कहते हैं उर्दू में, रिलायबल को कहते हैं मुअतबर, यानी जिसका एतबार किया जा सके। 2 चीज़ होना चाहिए, सीटेट का पेपर क्या वैलिड हो, रिलायबल।
और रिलायबिलिटी हो, मोतबर हो, यानी कोई भी उसको जांचे नंबर सेम आए। इससे पहले जब ऑनलाइन था, आपको मालूम है पूरे महीना पेपर चलता था, तो हर एक पेपर रिलायबल होना चाहिए, यानी एक आदमी जांचता है दूसरा जांचे तो क्या आए, रिजल्ट सेम आए। ऑब्जेक्टिविटी यानी मारूजियत पाई जाए। मारूजियत का मतलब है कोई भी जांचे ऑप्शन रिजल्ट सेम आए। जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपने जो गोला भरा है उसको कोई भी जांचे, चाहे मशीन जांचे चाहे इंसान जांचे, क्या आएगा, जवाब सेम आएगा। एक ऑब्जेक्टिविटी की जगह क्या आती है, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होती है, आपने जो डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, भाई आपने लिखा, एक टीचर ने उसको आपके लिखने पे 30 में 30 दिया, एक ने 10 ही दिया, आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो कहेगा भाई मेरे मुतालिक ये सवाल सही नहीं था, मैंने इसलिए 10 नंबर दिया। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई भी जांचे उसका रिजल्ट सेम आए। ये भी जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की खासियत है। ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है, एक उसका मेयार बनाया गया हो, ठीक है, एक मेयार के मुताबिक हो। मेयार का मतलब ये है भाई सीटेट का पेपर इसके मुताबिक आए कि आप उसके पास हो करके आपके अंदर सारी जो टीचर की खासियत है, जो आप बच्चे की सारी पेडागोजी, बच्चों की सारी नफ्सियात आप जान सके, सीख सके। इस मेयार के मुताबिक आपके सवालात आने चाहिए, तब कहेंगे ये सब चीज़ें पाई जाएगी, तब कहेंगे ये स्टैंडर्ड यानी मेयारी टेस्ट हुआ। प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है अमलियत, यानी ऐसी चीज़ें पाई जाएं जो आपके अमल में हो, यानी डेली लाइफ में हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अक्सर पूछा जा सकता है वैलिड किसको कहते हैं, रिलायबल किसको कहते हैं, जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीदें समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब कैसे किसी का इवेल्युएशन आप करेंगे, अंदाज़े कदर, तयन कदर करेंगे, उसकी कुछ टेक्निक है, किसके ज़रिए आप करेंगे। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन। आप बच्चे का मुशाहिदा करते हैं, बच्चा क्लास में दाखिल हुआ, 1 साल तक पढ़ा, आप उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसके बाद आप इवेल्युएशन आखिर में करेंगे कि बच्चा कितना अच्छा है, उसके अखलाक, तौर तरीक़ा, उसके सलूक बर्ताव कैसे हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल किसको कहते हैं, रेटिंग स्केल मतलब जैसे दर्जा बंदी नहीं होती, जैसे कहा 1 2 3 5, जैसे कहते नहीं कि आप इस ऐप को कितना रेटिंग देंगे, 5.5 स्टार देंगे, वही क्या है, रेटिंग स्केल हुआ। सोशियोमेट्री का मतलब ये होता है मुआशरती, यानी बच्चा, जैसे इतने सारे लोग हैं, इसमें सोशल यानी अपने क्लास में अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरह पेश आता है, टीचर के साथ किस तरह पेश आता है, इस तरह से भी इवेल्युएशन करते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी बच्चे का एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, इसके भाई कितने हैं, इसके बहन कितने हैं, इसके मुतालिक बच्चे का इवेल्युएशन किया जाता है। इंटरव्यू, बच्चे से पूछा जा सकता है, इससे भी बच्चे का इवेल्युएशन होगा। अनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कहानी की शक्ल में कोई हादसा हो गया या कहानी पेश आई, जैसे क्लास में बच्चे ने किसी दिन किसी टीचर से बदतमीजी कर दी या किसी बच्चे को मार दिया, उसका सर फूट गया, तो उसको टीचर नोट कर लेगा डेट के साथ, उसको क्या कहते हैं, अनेक्डोटल रिकॉर्ड। उसको आखिर में उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखेगा, ये भी एक टेक्निक है। पोर्टफोलियो, इसके बारे में सीटेट उर्दू में कई साल सवाल। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों की जो अचीवमेंट है, यानी जो हुसूलियाबी है, जो कुछ बच्चे ने हासिल किया है, उसको पेन ड्राइव की शक्ल में या एक नोटबुक में, पोर्टफोलियो में लिखते रहते हैं, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप बच्चे के अंदर कितना सुधार आया, कितना इम्प्रूवमेंट आया, सब पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। उसकी पिक्चर, कोई खेल में कोई अवार्ड लाया, उसको भी चिपकाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। यानी कोई भी चीज़ यानी सिस्टम से, ठीक है, यानी कर्म से स्टेप बाय स्टेप उसके अचीवमेंट को, उसके हुसूलियाबी को, उसके
जो कुछ उसने हासिल किया है उसके अचीवमेंट को उसमें लिखा जाता है। खेल में, कंपटीशन में, बैटबाजी में, या इसी तरह एक स्कूल का दूसरे स्कूल से जो कंपटीशन होता है वो सब पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। तो आपके सीटेट का पूरा उर्दू पेडागोजी बल्कि लैंग्वेज पेडागोजी का पूरा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। जाते जाते आप अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ मोटिवेशन के अल्फाज भी लिखें, ताकि कुछ कमी है तो वो भी लिखें ताकि उसका हम सुधार कर सकें। ठीक है, उम्मीद है, मैं कहता हूँ अगर इसको आपने सही से सुना होगा तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में इसी की तरह उर्दू पेडागोजी के साथ दूसरी ज़ुबान की पेडागोजी में, क्योंकि सिलेबस सेम है, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मौका मिला तो एक क्लास लेंगे कि किस तरह से आप पैराग्राफ यानी आप फ़क़रात को हल करें। ठीक है, और इसी के साथ अगर मौका मिला तो टर्मिनोलॉजी यानी जो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में किसी टर्म को क्या कहते हैं इसको भी, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये मैराथन सीटेट के साथ किसी भी स्टेट का अगर उर्दू पेडागोजी है उसमें आपको पूरी तरह मदद मिलेगी। जाते जाते टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे भी जुड़ जाएं और लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप उर्दू में अच्छा नंबर लाएं, आपका सीटेट मुकम्मल हो जाए, हमारी पूरी खुशी इसी में होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, माअस्सलामा, इलल लिक़ा। अपना ख्याल कीजिए और अच्छे से सीटेट का पेपर दे करके आइए। अस्सलामु अलैकुम।